नमस्कार, मैं हूं अजिता। कैनोपी और मिशन फिट रहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों को अपनी सेहत पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता और इस वजह से कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। आज हम बात करेंगे न्यूरो से जुड़ी बीमारियों के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनव गुप्ता। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। तो अगर आप भी न्यूरो से जुड़ी किसी भी बीमारी से ग्रसित है या इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला। न्यूरोलॉजी से जुड़ी इतनी बीमारियां हैं कि आम आदमी इस तरह की बीमारियों की कल्पना भी नहीं कर सकता। न्यूरोलॉजी में सिरदर्द, मिर्गी, स्ट्रोक, माइग्रेन, वर्टाइगो, पार्किंसन, ब्रेन हेमरेज, डिमेंशिया जैसे रोगों का इलाज होता है। लेकिन अगर समय पर इन बीमारियों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये बाद में बड़ी परेशानी का सबब बन जाते हैं। चलिए जानते हैं न्यूरो से जुड़ी कुछ बीमारियों के बारे में। सिरदर्द। कुछ लोगों को कभी कभी सिरदर्द की शिकायत होती है जो जल्द ही ठीक भी हो जाती है। कुछ लोगों को ये सिरदर्द कमजोर और लाचार बना देती है। ब्रेन स्ट्रोक। दिमाग की कोई आर्टरी अचानक ब्लॉक हो जाए या फिर फट जाए तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। माइग्रेन। इसमें रह रहकर सिर में एक तरफ बहुत ही चुभन भरा दर्द होता है। ये कुछ घंटों से लेकर 3 दिन तक बना रहता है। इसमें सिर दर्द के साथ साथ गैस्ट्रिक, जी मचलाने, उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। मिर्गी। मिर्गी के मरीज को जब दौरा पड़ता है तब उसका शरीर अकड़ जाता है, वो बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त के लिए शरीर के कुछ खास अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। साइटिका। कमर से संबंधित नसों में से अगर किसी एक में भी सूजन आ जाए तो पूरे पैर में असहनीय दर्द होने लगता है, तो उसे साइटिका कहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करें तो हम इस तरह की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। समय पर सोएं और जागें। समय पर भोजन करें। लंबे उपवास से बचें। संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करें। चाय और कॉफी कम लें। तेज रोशनी से बचें। मेडिटेशन, योगा और व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। किसी भी तरह के तनाव और अवसाद से बचें। इन बीमारियों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कोई भी दिक्कत या लक्षण दिखाई देने पर तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें ताकि रोग को गंभीर होने से पहले ही ठीक किया जा सके। तनाव से बचें, प्रदूषण से दूर रहें, जीवन शैली में बदलाव लाएं, खान पान का ख्याल रखें। तो आखिर क्या कारण होते हैं इन तमाम बीमारियों के और कैसे इनसे बचा जा सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन एक कॉलर हमारे पास शुरुआती तौर पर ही अभी आ चुके हैं, तो सबसे पहले उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। विकी हमें कॉल कर रहे हैं इलाहाबाद से, उनका सवाल लेते हैं। विकी पूछिए। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, मैं विक्की बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी पूछिए। हाँ, मुझे जैसे कभी कभी बहुत तेज उलझन हो जाती है। जैसे सुबह में उठते हैं और जैसे रोशनी पड़ती है और तो अचानक उलझन होने लगती है खूब तेज। सुबह उठते हैं तो उलझन होने लगती है? हाँ, सुबह धूप से बहुत तेज उलझन होती है, तो उसका मतलब क्या इलाज है? मेरे पिताजी को भी नींद नहीं आती रात में और मम्मी को भी टेंशन रहती है हर टाइम। डॉक्टर साहब, इनकी परेशानी क्या न्यूरो से संबंधित है जो ये बता रहे हैं? इनकी मेनली साइकेट्री से संबंधित लगती है। बेसिकली इनको नींद कम आने की बीमारी है और साथ साथ में हो सकता है इनको अर्ली डिप्रेशन के फीचर्स हों। कई बार नींद कम आने की वजह से सर में दर्द भी हो जाता है, तो उसके लिए हमें इनका पूरा हिस्ट्री लेना होगा और एग्जामिनेशन करना होगा और फिर उसी के बाद हम लोग बता पाएंगे कि क्या ये मतलब न्यूरोलॉजी से रिलेटेड टेंशन टाइप हेडेक है या फिर साइकेट्रिक, प्राइमरी साइकेट्रिक बीमारी। न्यूरोलॉजी में क्या क्या चीजें आती है मोटे मोटे तौर पे? जैसे हमने कहा कि सर दर्द है, ब्रेन स्ट्रोक है, मिर्गी का दौरा है, ये चीजें न्यूरो से संबंधित होती है। क्या हर तरह का सर दर्द जो है उसे हम न्यूरो से जुड़ी परेशानी में गिनते हैं? 95 से 97% जो सर दर्द होते हैं वो न्यूरोलॉजी से ही संबंधित होते हैं। कुछ एक बीमारी जैसे आँख की बीमारी, नाक कान गले की बीमारी है, वो कई बार हम न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जी की फील्ड में नहीं लेते हैं।
ठीक है, नीलेश जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पूछे नीलेश जी, क्या जानना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर अभी 20 नवंबर एक जगह है, जैसे जो कुछ पुरानी पैर्स जगह होती है वैसे ही है। तो यहाँ पर न्यूरल से संबंधित लोग बहुत आते हैं। मतलब यहाँ पर वो पुरानी परंपराएं और ऐसी रहती है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्रालय आपसे भी ये करना चाहता हूँ कि जो भारत में ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये हर साल कुछ कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर ये न्यूरो के अस्पताल स्थापित किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री अगर आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो वो आए और ये देखें कि मतलब यहाँ पर तो है ही सही 1-2 लाख लोग आते हैं और किसी भी मतलब पुरानी झाड़ फूक या इस तरह की जो प्रभु से वो करते हैं इलाज। तो मैं चाहता हूँ एक एवोल्यूशन मतलब एक रेवोल्यूशन या जो भी समझ फैले कि इसमें इस तरह के ये संस्थाएं या यहाँ इन्हीं जगहों के आसपास बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के जो सेंटर स्थापित हो, तो जो लोग यहाँ पर आते हैं वो समझें। हम समझ गए, आपकी बात समझ गए। आप ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है और मध्य प्रदेश में इस तरह के बहुत से मामले देखने में आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलेश जी। आशा जी का सवाल लेते हैं। आशा जी पूछे, दिल्ली से बात कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मेरे सिर में बहुत तेज साइड, एक ही साइड दर्द होता है और इतनी तेज होता है कि वो बर्दाश्त से बाहर होता है। जब भी मुझे वो दर्द शुरू होता है तो वो समझो मुझे बिना हॉस्पिटल एडमिशन हुए नहीं ठीक हो सकती है। मुझे इंजेक्शन लगे या एक हेडसेट नाम से टैबलेट है, मैंने डॉक्टर से दिखाया था तो उन्होंने लिख के दी थी, वो टैबलेट खाऊंगी तो भी उसके आधे घंटे के बाद जाके मुझे दर्द कम होता है, लेकिन हल्का एक नस में खिंचाव हमेशा ही रहता है। ज़्यादातर ये माइग्रेन के लक्षण होते हैं जिसमें बहुत तेज़ सर दर्द होना, साथ साथ में उल्टी मिचली वगैरह होना और साथ में आँख से देखने में दिक्कत भी थोड़ी देर के लिए हो सकती है। और पेशेंट ज़्यादातर माइग्रेन के या तो लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है कि भाई समय पे खाना नहीं खाएं, समय पे सोए नहीं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें। और साथ साथ में ज़्यादातर वो लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग अगर दर्द की दवाइयाँ लेते रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इसके लिए जो इलाज होता है बेसिकली उसमें 2 चीज़ होती हैं। एक तो जब दर्द होता है तब क्या करना है, और दूसरा इस दर्द से बचने के लिए हमें क्या करना है। तो उसकी दवाइयाँ अलग होती हैं। मेरे ख्याल से आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट को मिलेंगे तो वो लोग आपको इस बारे में बता पाएंगे। जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, उसमें अगर आप नियमित समय पे भोजन लें, चॉकलेट, कॉफ़ी, चाइनीज़, चीज़ या कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से भी सर दर्द में ज़्यादा चांसेस होते हैं सर दर्द होने के। तो उस चीज़ का सेवन कम से कम लें और अपनी एक शेड्यूल लाइफ या अपना एक शेड्यूल बनाएं और पेशेंट आपको उससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जितनी भी न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियां होती हैं, सबका कारण एक ही होते हैं या सबके अलग अलग कारण होते हैं? नहीं, सबके कारण अलग होते हैं। जैसे अगर हम स्ट्रोक लें तो स्ट्रोक के कारण ज़्यादातर कोई दिमाग की नस ब्लॉक हो जाना या दिमाग की नस फट जाना, जो कि ज़्यादातर ब्लड प्रेशर हाई होने के मरीज़ों में या शुगर के मरीज़ों में या बहुत ज़्यादा फैट खाने वाली फैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से, या जिनका ओबेसिटी होता है या वज़न ज़्यादा होता है या लाइफस्टाइल बहुत बिना एक्सरसाइज के, बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी के ज़्यादातर अगर करें तो उन लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है। सर दर्द रूटीन, स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है। स्ट्रेस भी कारण हो सकता है, स्ट्रेस भी कारण हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस से ज़्यादा कॉमन ब्लड प्रेशर, शुगर और डाइट और एक्सरसाइज। अच्छा, ठीक है। और सर दर्द में ज़्यादातर लाइफस्टाइल अगर आपका सही नहीं हो, रूटीन ठीक नहीं हो, तो वो ज़्यादातर होता है। कई बार थोड़ा सा फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन भी हो जाता है कि ज़्यादातर देखा गया कि जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, कुछ इस तरह हिस्ट्री की, है, तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल और टेम्परेचर चेंज जो होता है उससे बच कर रहेंगे तो फिर और मिर्गी का दौरा, मिर्गी के दौरे के कारण बहुत सारे हैं। उसमें कुछ जैसे सर में कोई गांठ हो जाना या सूजन आ जाना, या जैसे हमारे भारतवर्ष में टीबी और दिमाग में कीड़े जिसको हम सिस्टिक सर्कोस बोलते हैं, उसकी वजह से भी बहुत लोगों को मिर्गी होती है। साथ साथ में यंगस्टर्स में हमने देखा है कि जैसे हेड इंजरी बहुत कॉमन है और स्ट्रोक भी मिर्गी कर सकता है। ठीक है। गुप्ता जी हमें कॉल करें, डीएन गुप्ता जी यूपी से, उनसे बात करते हैं। पूछिए गुप्ता जी। जी नमस्कार, बताएं। मैम, हमको आज 2-3 साल से लेफ्ट साइड के पैर में, कमर से लेके और पैर में जो है बहुत दर्द रहता है और
तलवे में जलन होने लगता। ठीक है, कई बार हमने कई जगह दवा भी लिया न्यूरो पे दिखा के, लेकिन जो रिलीफ नहीं मिला। जांच की हमने कराई, उसमें जांच में कुछ निकल भी नहीं रहा। अच्छा, ये MRI वगैरह सब कराए 2-3 जगह, लेकिन कहीं से इसमें निकल ठीक भी है। नहीं रहा है। सुनिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है गुप्ता जी, समझ गए आपकी बात। ये न्यूरोपैथी के लक्षण हो सकते हैं, या हो सकता है आपके सियाटिका या जो नस का जो दबाव है, नस पे दबाव पड़ने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आप अपनी न्यूरोलॉजी संबंधित जांच कराएंगे तो उसमें इसका कारण जरूर पता चलेगा। ज़्यादातर डायबिटीज़ होना, या नहीं तो अगर शरीर में विटामिन B12 या विटामिन B1 की कमी हो, उसकी वजह से कॉमनली ऐसा देखा गया है। नहीं तो अल्कोहल या शराब का अगर ज़्यादा सेवन करते हैं, उन लोगों में भी हमने देखा है कि पैर की नसों में झुंझुनाहट होती है। अच्छा, और ज़्यादा सियाटिका के मरीज भी पैरों में झुंझुनाहट की क्या प्रॉब्लम होता के है साथ आ सियाटिका, सकता है। होता क्या है और क्यों होता है? सियाटिका बेसिकली होता है कि इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में जो डिस्क होती है वो अपनी जगह से स्लिप कर जाती है और पीछे जो नसें जा रही होती हैं उसको दबा देती है। उसकी वजह से पेशेंट को बहुत भीषण पैर में दर्द और या गर्दन में और हाथ में दर्द, और साथ साथ में उसके अलावा पैरों की कमजोरी भी सियाटिका में हम लोगों को मिल सकती है। अच्छा, भुलेश्वर साहू जी हमें कॉल कर रहे हैं उड़ीसा से, उनसे बात करते हैं। पूछिए साहू साहब। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरा ऑफिशियल जॉब है, तो मैं ऑफिस में ज्यादा टाइम बैठ के ही करना पड़ता है, तो उसी वजह से मैं सोचता हूँ कि एसिड भी ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या न्यूरो प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं लग रही है। मेरे ख्याल से आपको गैस्ट्रो या पेट के डॉक्टर से इसके लिए सलाह लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने बताया कि एक तो लाइफस्टाइल आपका बहुत इसमें अहम रोल अदा करता है, आपने डाइट का भी जिक्र किया, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह में, तो इस पर मैं चर्चा करूंगी। रोहित जी हमें दिल्ली से फोन कर रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। पूछे रोहित जी। हाँ मैडम, मेरा एक सवाल है। हेलो, बताएं हाँ बताएं। जी। सुन रहे हैं। हाँ, मेरे को कभी कभार क्या होता है कि मेरे को लेफ्ट या राइट आइज पे दिखना धुंधला धुंधला से दिखता है, तो आधे घंटे तक ये रहता है, तो उसके बाद फिर मेरे को पेन होता है सर में, तो वॉमिटिंग होती है, उसके बाद जब तक वॉमिटिंग नहीं होती ये दर्द जाता नहीं है। तो मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है अम्बाला में, उनसे कंसल्ट किया है, तो अभी मैं वहीं पे मेडिसिन ले रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा आराम है पर प्रॉपर क्योर नहीं है। अभी जब से मैं उनकी मेडिसिन खा रहा हूँ तो मेरा टाइम पीरियड कम हो गया है, पहले आधे घंटे तक रहता था, अब 10 या 15 मिनट रहता है। ये बेसिकली माइग्रेन के लक्षण मेरे को लग रहे हैं। माइग्रेन दो प्रकार का होता है, एक विद ऑरा, एक विदाउट ऑरा। विद ऑरा में पेशेंट को पहले आंख से देखने में दिक्कत होती है, ज़्यादातर वो ऐसे इस तरीके से होता है कि पेशेंट को एक तरफ का दिखने का में नहीं दिखाई देता, और फिर धीरे वो 15 से 20 मिनट रहता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। जब वो ख़त्म होता है उसके बाद ज़्यादातर पेशेंट को भीषण सर में दर्द होता है, उसके साथ उल्टियाँ होना और साथ साथ में रोशनी आवाज़ से दिक्कत होना, ये सारे लक्षण होते हैं जो कि 4-5 घंटे में ठीक हो जाते हैं, या नहीं तो हमको कोई दवा लेनी पड़ती है जिससे वो दर्द ठीक होता है। और ये फिनोमेना जो है वो बार बार रिपीट होता है। ये माइग्रेन में सबसे कॉमन है। मेरे ख्याल से आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट को मिलेंगे वो आपको इस बारे में बहुत अच्छी सलाह पता करेंगे। इंद्रजीत जी से बात करते हैं, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछे इंद्रजीत जी। नमस्कार जी बताएं। नमस्कार जी, हम अपनी पत्नी का बहुत जगह इलाज करवाए, डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन परेशान है। इसको बार बार गैस सर पर चढ़ जाता है और उल्टी की शिकायत रहती है। गैस सर पे चढ़ना तो देखिए संभव नहीं होता है ज़्यादातर सरदर्द होता है, उसके साथ साथ उल्टियाँ आती हैं और गैस बनती है। वो भी माइग्रेन या सरदर्द किसी और कारण से, जिस भी कारण से सरदर्द हो, उसमें कॉमनली हमने देखा है। मेरे ख्याल से आप न्यूरोलॉजिस्ट को मिलिए, वो आपको सही सलाह देंगे और इसका आपको बहुत जल्द से जल्द आराम मिल जाएगा इस बीमारी। ठीक है, दिल्ली से अभिषेक जी हमारे साथ। पूछें अभिषेक जी। जी नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्ते जी सर, मेरी एज 20 इयर्स है और मेरा नाम अभिषेक है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरे को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, अराउंड 180 तक मेरा हाई ब्लड प्रेशर हमेशा बना रहता है। 20 इयर्स, बहुत यंग एज है इनकी। और जी, और 180/90 ऐसा ब्लड प्रेशर जो है मेरा मतलब लगभग बना ही रहता है हमेशा। आपकी उम्र 20 साल है? हाँ, इन्होंने 20 जी जी 20 इयर्स है। और जैसे मेडिसिन, आप बेसिकली यंग हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में आते हैं। आपको इसका कारण जो
डॉक्टर से सलाह करके ढूंढवाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर या तो किडनी की प्रॉब्लम या कोई और कारण जिसकी वजह से नसें थोड़ी पतली हो जाती हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। और इसमें काफ़ी मेरे ख्याल से आपके ब्लड टेस्ट और जांचें होंगी और यूरिन टेस्ट वगैरह, उससे इसका कारण मिल जाएगा। खाने के मामले में आपको बता सकता हूँ, अगर आप नमक का सेवन कम करें, तेल की चिकनाई का सेवन कम करें, तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, कर्नाटक से राजवीर सिंह जी है हमारे साथ, पूछे सिंह सर। हाँ राजा, एक्चुअली मैडम क्या है, मेरे को बहुत माइग्रेन है एक्चुअली में, और हमें 15-20 साल माइग्रेन को हो गया, और अभी तो बहुत सीवियर है, कम से कम 28 अटैक होता है। मैं इसमें टोपोमेक ले रहा है, माइग्रेन एक्स ले चुका हूँ मैं, और डॉक्टर ने एक ट्रिप्टोमर 25 mg भी दिया है। तो इतना परेशान हूँ कि ऑफिस में उसमें काम कर, इतना बहुत ही परेशान हूँ। मैंने स्कैन भी कराया, नॉर्मल बोला है डॉक्टर ने, तो अभी क्या करूँ? डॉक्टर साहब को सजेस्ट कर सकते हैं आप? मेरे ख्याल से आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को मिलिए। आजकल नई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, जैसे बोटॉक्स के इंजेक्शन से भी काफ़ी पेशेंट्स को माइग्रेन में हेल्प मिलता है। और साथ साथ में जो आप जो दवाई ले रहे हैं, अगर उसका डोजेज एडजस्ट होगा तो आपके अटैक डेफिनेटली कम हो जाएंगे। माइग्रेन बहुत कॉमन समस्या है डॉक्टर साहब, और बहुत सारे बहुत लोग जो है लाइफ लॉन्ग लगता है कि अगर आपको माइग्रेन एक बार हो गया तो आपको जिंदगी भर मतलब आपके साथ ही चलेगा। ये नहीं, एक गलत भ्रांति है। ऐसा नहीं होता कि माइग्रेन लाइफ लॉन्ग चलता है। ये है कि अगर ये कॉमन बहुत है, ये बात सही है, क्योंकि 10 में से 3 फीमेल्स और 10 में से 2 फीमेल्स को माइग्रेन होता ही है, तो यह हेडेक होता है। और तो ये क्योरेबल है कंप्लीटली? हाँ, ये क्योरेबल है। इसके लिए ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। वही मैं आपको बताया था कि लोगों को लगता है कि जब हेडेक होगा या जब सर दर्द होगा तो हम पेन किलर ले लेंगे तो हमें आराम मिल जाएगा, लेकिन वो उसका इलाज पूरा तरीके से नहीं है। हमें उस सर दर्द को आने से रोकना होगा। जब तक हम उस दर्द को आने से नहीं रोकेंगे, ये पेशेंट्स को कंप्लीट आराम नहीं मिलेगा। अच्छा। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, एक स्पेसिफिक कोर्स होता है और उस ड्यूरेशन के लिए हमको लेना होता है। जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोर्स शुरू करते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि आराम मिल जाता है। तो फिर लोगों को लगता है मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं दवाइयाँ छोड़ दूँ। तो लेकिन वो चीज़ पेशेंट को बैकफायर करती है और फिर उनको दोबारा से सर दर्द होने लगता है। कंप्लीटली क्योरेबल है, ये बहुत अच्छी बात है। माइग्रेन अमूमन वरना देखा और सुना यही जाता है कि अगर माइग्रेन हो गया तो फिर अब वो रहेगा ही, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट होता है। उस ट्रीटमेंट को अगर आप कंप्लीट करें तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। शेफाली गुप्ता हमारे साथ उत्तराखंड से इस वक्त जुड़ गई हैं, पूछें शेफाली जी। जी सर, मेरे फादर को टिनिस की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? टिनिस सर, कान में लगातार एक बीप बजती रहती है, एक आवाज आती रहती है, वो लगातार। अच्छा। बेसिकली वो टिनाइटस बोलते हैं उसको। इसके लिए आप नाक कान गले के डॉक्टर से मिलिए और वो आपको हेल्प करेंगे इसमें, क्योंकि ये प्राइमरली नाक कान गले कान की प्रॉब्लम होती है और ENT डॉक्टर आपको इसमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे। दिल्ली से मधु जी हमारे साथ, पूछे मधु जी। हाँ जी सर, मेरे ना सर में बहुत दर्द रहता है, जैसे शाम में हो गया या सुबह में सर में बहुत दर्द रहता है। मैंने CT स्कैन वगैरह भी करवाया लेकिन फिर भी फर्क नहीं होता है। डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल है, फिर भी मतलब सर का दर्द जाता नहीं है बिल्कुल भी। इनको क्या प्रॉब्लम? बेसिकली लोगों को लगता है कि अगर हम सर का CT स्कैन कराएंगे तो हमारे को या MRI कराएंगे तो हमको बीमारी का पता चल जाएगा, लेकिन ये गलत है। इसमें क्या होता है कि सर का CT स्कैन या MRI में प्रॉब्लम सिर्फ 5% या शायद उससे भी कम लोगों को ही मिलती है। माइग्रेन हुआ या मसल कॉन्ट्रैक्शन या टेंशन टाइप हेडेक हुआ, इसमें CT स्कैन और MRI एकदम नॉर्मल होते हैं। अभी जितना आपने छोटा हिस्ट्री दिया है उसके बेसिस में मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कि आपको माइग्रेन है या टेंशन टाइप हेडेक है या कोई और टाइप का सर दर्द हो रहा है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प करेंगे और आपको इस पेन से परमानेंट निजात या इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से सुभाष जी हमारे साथ हैं, सुभाष गुप्ता जी, पूछें सुभाष जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। सर, मैं न्यूरोलॉजी के डॉक्टर और ऑर्थो के डॉक्टर को बहुत दिखा चुका हूँ। मेरे को टंगों में चलने में दिक्कत है, तो जो भी उन्होंने टेस्ट किए हैं उनके हिसाब से अगर मैं न्यूरो पे जाता हूँ तो कहते हैं ऑर्थो का होगा आपका एक केस, जब मैं ऑर्थो पे जाता हूँ तो कहते हैं न्यूरो का केस होगा, लेकिन दोनों में कुछ निकलता नहीं। लेकिन चलने में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत है, चला नहीं जाता, तो ये क्या हो सकता है? जैसे आप
इतना छोटा सा हिस्ट्री में तो मैं नहीं आपको बता पाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि नर्व की प्रॉब्लम की वजह से भी चलने में दिक्कत होती है, हो सकती है ऑर्थोपेडिक या जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, कई बार अगर खून की धमनियाँ पतली हों उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। मेरे ख्याल से आपको दिखाना चाहिए और पूरी हिस्ट्री वगैरह और पूरे एग्जामिनेशन हम करेंगे और जो आपकी जांचें हुई हैं उसके बेसिस पे ही हम लोग दिखाएं। थोड़ा सा कंफ्यूज जैसे कह रहे हैं ना, ऑर्थो वाले इनको न्यूरो के पास भेज देते हैं, न्यूरो वाले ऑर्थो के पास भेज देते हैं, तो ऐसा प्राइमरीली किसको पहले कंसल्ट करें? नहीं, कुछ एक बीमारी होती है, जैसे अगर मान लीजिए डिस्क का ही हम मान लें तो वो कई बार ऑर्थोपेडिशियन भी देखते हैं, कई बार न्यूरोलॉजिस्ट भी देखते हैं, तो इतना सिर्फ ये कि पैर में दर्द हो रहा है उस बेसिस पर तो बहुत मुश्किल होगा हमें भी बताना। लेकिन मेरे ख्याल से पहले आपको जॉइंट वगैरह और या फिर किसी जनरल फिजिशियन को कंसल्ट कर लें किसी अच्छे, और उसके बाद वो शायद वो आगे भी हो सकता है वो भी हेल्प कर पाए। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार आप न्यूरोलॉजिस्ट को मिल लीजिए, वो डेफिनेटली बता देंगे आपको। ठीक है, अनामिका है इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ, पूछें अनामिका जी। मेरे फादर 61 एज ईयर है उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो जैसे खड़े होते तो उनके हिप में ऐसा पेन स्टार्ट होता है कि 5 मिनट तक वो खड़े नहीं हो पाते, उन्हें बैठना ही पड़ता है, मतलब पेन में रिलीफ नहीं मिलता है। और अभी उन्होंने 1 मंथ अगो उन्होंने एक दवा ली थी डॉक्टर से, बट ओनली पेन किलर से कोई रिलीफ नहीं मिला उनसे, तो क्या किया जाए? मेरे ख्याल से इसमें आगे जांच करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर आप काफ़ी देर बैठे हुए हैं, अचानक से खड़े हुए और पेशेंट इनको दर्द अगर महसूस होता है तो वो जॉइंट का प्रॉब्लम या कोई मांसपेशियों में सूजन वगैरह की वजह से भी हो सकता है या हड्डियों की वजह से भी हो सकता है। अगर आप खड़े हो रहे हैं और उसके थोड़ी देर बाद सिम्टम शुरू हो रहे हैं या उसके थोड़ी देर बाद अगर दर्द शुरू हो रहा है या चलने पे दर्द महसूस हो रहा है तो वो नसों का भी हो सकता है। तो इसमें आगे जांच करवाना बहुत ज़रूरी होगा, हो सकता है एक्सरेज MRI वगैरह आपके फादर के कराए जाएं। ठीक है, रांची से दीपा जी हैं हमारे साथ, पूछें दीपा जी। हेलो, बताइए। मेरे हस्बैंड का सेरिब्रल एटेक्सिया है, तो वो चल नहीं पाते हैं, मतलब सहारा देना पड़ता है उनको, तो उसके लिए क्या करना? हम भेलोर में भी दिखाए हैं, निमांस में भी दिखाए हैं, तो उसमें कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये हो गया का मतलब 10 साल हो गया है। अच्छा। काफ़ी सारे सेरिब्रल एटेक्सियाज जेनेटिक होते हैं और कई सेरिब्रल एटेक्सियाज हैं जिनका अभी सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट भी नहीं मिला है। मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि ये किस तरीके का सेरिब्रल एटेक्सिया है, लेकिन अगर आप एक चीज़ जरूर करिए कि उनका रेगुलर फिजियोथेरेपी और गेट ट्रेनिंग जरूर कराएं, उससे आपको हेल्प मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।